डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरी डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? तो मैंने कहा, क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैडली कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पे जा रहे थे। जिम्मी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमें यह कहा कि हमें इसलिए नहीं ले जा रहा है क्योंकि हम लोग गरीब के बच्चे हैं। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास के साथ मेरे से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने दर्द भरी आवाज़ में उनसे कहा। डैडी ने अपना सर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीरे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने डैडी की बात बताई। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनते हो? वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसे किस तरह कमाया जाए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोगों को यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाए तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी, मेरे डैडी ने मुस्कुरा कर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही हैं और वह तुम्हारे डैडी का बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि वे स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का मतलब यह नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसे बनाने की कला जानते हैं, मेरे डैडी ने जवाब दिया। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। उन्होंने हमसे ये पूछा कि बच्चों, आप तैयार हैं? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाया और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। माइक का कहना था कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह मेरा ऑफर है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बात सुनते हो जैसे कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। या मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस घर लौट जाओ। क्या मैं आपके पहले सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू का समय नहीं, अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसे चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर है? मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। मंजूर है, बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बात करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा।
मैं तुम्हें हर घंटे 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद माइक के डैडी को देखा तक नहीं था मैंने। मैं काम छोड़ रहा हूँ, लंच के समय माइक से कहा मैंने। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तो वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने का इंतज़ार कर रहे थे? कुछ माइक ने कहा। मेरे डैडी का जरा अलग किस्म है। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरी डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक का इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर शायद हो सकता है डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर पर उसी पुराने दरवाजे से अंदर घुसा। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं मिली थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं बैठ सकूं। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि लालची और बच्चों का शोषण करने वाला इंसान मेरे से मिले। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया मैं उनके नुमा ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तो तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं भरे भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया, मैंने कड़ी मेहनत की और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, मेरी डैडी धीमी आवाज़ में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने गुस्से में कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है, आप तो जानते ही हैं। मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे, वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा हूँ। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग भरे अंदाज में उनसे कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होती है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुरा के कहा, परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा यह मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी में अपनी बातें नहीं करती हैं या एक तरह से आपको धक्का देती हैं। हर धक्के के जरिए ज़िंदगी आपसे कहती है जागो, उठो और तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। यह आदमी कैसे बेसी पैर की बातें कर रहा है? मैंने अपने आप से पूछा। ज़िंदगी अगर मुझे धक्का देती तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी मुझसे बातें करती। मान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जो पागल है।
और जिसे ताले में बंद रखने की ज़रूरत थी। अगर तुम ज़िंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्का देती रहेगी, लोगों के बीच में बातें करती रहेंगी। ज़िंदगी के धक्कों को सहना पड़ेगा आपको। बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और ज़िंदगी को धक्का दे देते हैं, परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या अपने पति को। वे यह नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बातें कर रहे हैं। ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी वो लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों को इस तरह का मतलब नहीं होता कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह भी लड़ते हैं। अमीर डैडी खड़ी हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह सब नहीं सीखते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे और जो आए तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या अब मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो अपनी नज़र झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही है। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जीत मेरी थी। मैं फालतू में ही लड़े जा रहा था। आप मुझे धक्का दे रहे हो, मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा हूँ। कैसा स्वाद, मैंने पूछा। मैं अभी भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जग गई थी। अब मैं सीखने के लिए तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हैं जिन्होंने मुझे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, पर उनमें एक भी मुझसे पैसे कमाने की कला के बारे में नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस तरह अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देते हैं और आखिर तक यह कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई, उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़रिया बदल दो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान यह है कि मैं खुद को ही बदल लूँ। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया, मैंने कहा। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने आधीरता से कहा। पर मुझे 10 सेंट का वेतन दिया तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। अच्छा तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूँ? अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप हो ही, ये चीज़ मैंने मुस्कुराते हुए कहा। खैर इस तरीके से सोचते रहो और तुम्हारी ज़िंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नज़रिया यही है कि समस्या मैं हूँ, तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाता? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते तो मैं काम छोड़कर चला जाऊँगा। ठीक कहा, अमीर डैडी ने कहा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहाँ उन्हें बेहतर मौका और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है? मैंने पूछा। 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर, मुस्कुराते हुए। अमीर डैडी मुस्कुराए।
यही बाकी के लोग करते हैं। वे यह जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन में सोचकर नौकरी करते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ाने का इंतजार करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने का समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे ऐसा एहसास हो गया था कि ज़िंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर क्या यह समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे बेशकीमती नज़रिया दिया, जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता है, और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझने वाले थे। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नज़रिया याद दिलाया, जिसे मैं पहला सबक कहूँगा।